शिवशंकर यानी महादेव का एक नाम और भी है, उनका नाम है नटराज। नटराज नाट्य परंपरा का भी एक प्रतिष्ठित नाम है, लेकिन उस कला का सबसे ज़्यादा लखनऊ में अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो उसका नाम है आतमजीत सिंह। केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि उन्होंने भारत के कई हिस्सों में भी अपने नाट्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, और केवल नाटक ही नहीं बल्कि नौटंकी और से लेकर के सड़क पर स्ट्रीट प्ले करने का भी जो अभियान छेड़ा है वो बेमिसाल है। आतमजीत सिंह और मेरे यानी कुमार सौर के बीच में कोई भी साम्यता नहीं है। वो न कभी द्रोणाचार्य बने अपने शिष्य का अंगूठा काट लें, और न मैं इतना योग्य बन पाया कि उनका शिष्य बन पाऊँ, और अंगूठा दे पाने की मेरी औकात भी नहीं थी। लेकिन मैं उनको मानस अपने आप को शिष्य मानता हूँ और उनको मानस गुरु मानता हूँ। मेरे साथ हैं आतमजीत सिंह। हमारे दुरत्ती के इस कार्यक्रम में आतमनाथ जी आपका स्वागत है। मैं 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। उम्र आपकी 75 हो गई है, लेकिन हौसले आपके 17 साल के जैसे ही हैं। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, बस ये है कि आप जिस काम को प्यार करते हैं उसको प्यार करते हैं, और जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है तो वो काम अगर मिलता है तो आप खुश हैं। आप 75 क्या 80 के भी हो जाएं, 90 के भी हो जाएं, तब भी आप 15-20 साल के बच्चे की तरह काम कर सकते हैं। तो आपने प्रेम नाटकों पे ही किया है या अपने जीवन में भी कहीं प्रेम किया? देखिए साहब, ऐसा है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो प्रेम से वंचित रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि नाटकों के प्रेम ने काफ़ी जगह बना ली मेरी ज़िंदगी में, और वो उसका भी एक हिस्सा रहा है, बल्कि अब तो वही बचा है। नाटक में आप सन 74 से आए नाटक की दुनिया में, क्या वजह थी? क्योंकि आप मूलतः सिख हैं, सिख का साहित्य पर तो, और वो पंजाब में आसपास में तो उनका हस्तक्षेप रहा है, लेकिन नाटक और नौटंकी में आप कैसे आ गए ये समझ में नहीं आता। मैं 74 में नहीं आया हूँ नाटक में। मैं आ गया था सन 72 में। अच्छा। 74 में हम लोगों ने अपनी संस्था बनाई थी जिसका नाम रखा गया था मेघदूत। ये काफ़ी हिंदी रंगमंच पे काफ़ी संस्था का नाम है, और मौका मिला तो इसमें रंजीत कपूर वगैरह के साथ हाँ जी। असल में इससे पहले एक पंजाबी नाटक हुआ था यहाँ पे लखनऊ में, जिसमें रंजीत कपूर की वाइफ ने काम किया था। उसका नाम था चानन चिराग, और ये हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, और इन लोगों से हमारा काफ़ी मित्रता थी, प्यार था। तो उस नाटक में मुझे भी ले लिया गया, और मुझे भी शौक़ तो था, मैं गाने का मुझे शौक़ था। मैं यहाँ तक कि गुरुद्वारे में भी गाता था। प्रभात फेरी निकलती थी गुरुद्वारे में, तो ऊंची ऊंची आवाज़ में प्रभात फेरी में गाया जाता था, और उसमें भी मैं गाता था। और उसके बाद मैं जब रेलवे में आ गया तो रेलवे की जो यूनियन थी उसमें भी मैं गाने गाता था खूब। और यहाँ तक कि हम लोगों ने तो यूनियन के जब हड़ताल का आह्वान हुआ है सन 74 की हड़ताल का, तो उसमें भी हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, और उठ जाग मुसाफिर भोर भैया ब्रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस तरह के पुराने भजन और पुराने गीत हम लोगों ने रिवाइव किए उस समय। तो लिहाजा गाने का शौक़ था, और गाने के शौक़ ने ही मुझे रंगमंच पे एंट्री दिला दी। मजदूर के तौर पे आप रेलवे में हैं जी। रेलवे के नियम कानून बड़े कट्टर होते हैं, खासतौर से जन आंदोलनों को लेकर के, और खासतौर से उस दौर में जो प्रशासनिक स्तर पर बहुत कड़ाई होती थी मजदूर आंदोलन को लेकर के। कैसे रेलवे ने आपको हजम किया? ये दोनों तरफ से होता है। कुछ हजम हम करते हैं, कुछ हजम वो करते हैं। हम कभी भी जब भी कोई फंक्शन होता था वर्कशॉप में हमारी में, पता चला 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो झंडा आरोहण होना ही है, तो उस वक्त हम कविताएं गाया करते थे, और लोगों की नज़रों में थे। और रेलवे के आंदोलन में ये ज़रूर है कि
नज़र तो रखते हैं अगले, नज़र रखते हैं, और वो नज़र रखी भी गई, हम पे भी नज़र रखी गई, और कुछ नुकसान भी हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए, दोनों तरह का है। आप अगर लड़ाई लड़ेंगे तो ये थोड़ी होगा कि आप ही घूंसा मारेंगे, अगला तो आपको कुछ कहेगा नहीं। हम लोगों को शुरू शुरू में तकलीफ़ें सहनी पड़ती थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बाद में हो ये गया कि टेलीविज़न आ गया लखनऊ में। ये 75-76 में आ गया था लखनऊ में टेलीविज़न। तो उस वक्त फिर जो लोग रंगमंच से जुड़े हुए थे, पहले काम उन्हीं को मिलता था, तो हम लोग तो हर तीसरे दिन टेलीविज़न पे दिखाई देते थे। तो हमारे अधिकारी और हमारे बाकी लोग ये सोचते थे कि यार ये तो बड़ा आदमी है कोई, तो इसको तो टेलीविज़न पे बुलाया जाता है। तो थोड़ी सी हमारे साथ रियायत होनी शुरू हो गई। आपने फिल्मों में भी काम किया? हाँ, मैंने फिल्मों में भी किसमें? काम किया। असल में फिल्मों में हम रंगमंच की वजह से ही गए, और एक दो नहीं, कई फिल्मों में मैंने काम किया, और यहाँ तक टेलीविज़न के सीरियल्स में भी काम किया। मैंने ये रंजीत कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम वैसे तो उसने तो हड़बहेड़ी रखा था, लेकिन बाद में फिर वो बेचने वाले जो होते हैं फिल्में, उन्होंने उसका नाम चिंटू जी रख दिया। अच्छा। चिंटू जी इसलिए रख दिया कि चिंटू जी उसमें हीरो थे, अपना चिंटू कपूर, क्या वो राज कपूर साहब के बेटे, क्या नाम उनका, चलिए खैर, होता है कई बार कि पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं। तो उनकी जिंदगी के ऊपर वो फिल्म थी। अच्छा। हाँ, चिंटू जी की। अच्छा। और उसका नाम भी फिर चिंटू जी रख दिया गया उस फिल्म का। अच्छा। और हमने भी उसमें काम किया, और मज़ेदार बात ये कि रंजीत कपूर साहब ने अपने पुराने दोस्तों को याद रखा। लखनऊ से आतमजीत सिंह को उन्होंने बुलवाया, लखनऊ से डॉक्टर अनिल रस्तोगी को बुलाया, अच्छा। और लखनऊ से हमारे स्वदेश बंधु जी को बुलाया, और लखनऊ से ही पीडी वर्मा जी को बुलाया। और मज़ेदार बात ये कि ये जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, इनकी सबकी ये पहली फिल्म थी। और डॉक्टर अनिल रस्तोगी जो कि आजकल लखनऊ की फिल्मों में छाए हुए हैं चारों तरफ से, तो ये उनकी भी पहली फिल्म थी, और मेरी भी एक तरह से पहली ही थी बड़ी फिल्म। लखनऊ में आपने बहुत मेहनत की, अमृतलाल नागर जी के पहले से भी लेकर के, और आप लोग आज भी जो काम कर रहे हैं, राजबिसारिया जी से तो आप चले गए, लेकिन ये कुछ बड़ी शख्सियतें आज भी काम कर रही हैं। लेकिन आपकी हैसियत कभी भी बम्बई या दिल्ली के नाट्य के तरीके से विकसित नहीं हो पाई, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बने रहे आप। देखिए, हमारे ज़माने की तो छोड़ दीजिए, आज की तारीख तक भी आर्थिक स्थिति किसी नाटक करने वाले की, लेकिन मौका तो मिल रहा है, जैसे पृथ्वी थिएटर है, लगातार उसको मौका मिलता है, वहां से लोग कितना कमा लेते हैं, लेकिन एक्सपोजर तो होता है उनका बेहतर। एक्सपोजर तो हो जाता है, एक्सपोजर तो हमारा भी हुआ। हमने हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा बड़ा ऑडिटोरियम है जहां हमने नाटक नहीं किया जा करके। हमने यही लखनऊ से जा करके आला अफसर के शोज पूरे हिंदुस्तान में किए, बंसी कौल के डायरेक्शन में। और इसी लखनऊ से जा करके हम लोगों ने और बहुत से नाटक हैं जो बाहर जाके किए, और यहाँ तक कि इसी लखनऊ शहर से ये सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ के निर्देशन में हम लोगों ने विदेशों में जाके नाटक किए। आप नॉर्वे, फिनलैंड और पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों में। लेकिन रोजी का आधार नहीं बन पाया कभी यहाँ के कलाकारों को। वो है ही नहीं, वो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि यहाँ के खून में नाटक देखने की ललक नहीं है। जबकि शाम अवध है, ये शाम अवध है, वो बात अलग है, वो कबूतर लड़ा लो और ये सब कर लो, लेकिन नाटक को लेकर के ज़रूर, अगर मान लीजिए कि हमारे वाजिद अली शाह ने कुछ नाटक किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने वो नाटक किए हैं। वो तो
नवाब का अपना शौक है, वो कर रहा है। आतम जी, आपने बहुत अच्छे लोग आपने बताया कि देश विदेश में उन्होंने नाटक किया, फिल्मों में भी है। लेकिन लखनऊ में राजनीति बहुत ज़्यादा होती रही नाटकों को लेकर के, रंगकर्म को लेकर के। कोई ऐसा नतीजा, कोई कोई उदाहरण आपके पास दिमाग में? देखिए, राजनीति तो हमारे जीवन के हर हिस्से में, हर शोबे में आपको राजनीति लेकिन मिलेगी। जब फ्लोरिश करता है चीज़ों को तो अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी की हत्या करता है, बहुत नुकसान करता है, जैसे राज बिसारिया के साथ भी हुआ था, जहाँ तक मेरी जानकारी। क्या हुआ था? कई कुछ हुआ है उनके साथ में। कोई ये ज़रूर है कि राज बिसारिया एक मामले में बड़े लकी निकले हैं जी। वो ये कि उनका जो आखिरी वक्त बीता है जी। उस वक्त तक उनके दुश्मनों ने भी उनके पैर पकड़ लिए थे। उनको पहचान लिया था कि नहीं, ये आदमी सही है, गलत थे तो हम थे। और अब नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग उस मुकाम पर हैं जो अब हमें इंक्लूड, अपने आप को कंक्लूड करना है और लोगों के सामने पेपर्द करना है। अगर नहीं करेंगे तो इसको काम को, ये दायित्व कौन नहीं, करेगा? ये असल में दिक्कत यह है कि राज बिसारिया साहब भी अब नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे पता करेंगे उनके साथ किसके आस्तीन में सांप मौजूद थे? नहीं, असल में है क्या कि आस्तीन के सांप की बात तो खैर मैं नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ IAS अफसरों की चाल थी और उन्होंने कुछ रंगकर्मियों को उकसाया और वो राज बिसारिया के साहब खिलाफ हो गए और राज बिसारिया साहब बदनाम हो गए शहर के अंदर। लेकिन फिर उस आदमी की हिम्मत देखिए कि धीरे 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 मजबूत, अपने पैर मजबूत। लेकिन क्या हुआ था वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं बताऊंगा कि दोनों आदमी जिंदा नहीं हैं। तो अपने राज को अपने दिल पे दबाए चले जाएंगे? नहीं, दबाने की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो लेना ठीक नहीं, नाम लेना ठीक नहीं। अच्छा, श्रद्धांजलि देना चाहेंगे राज बिसारिया जी को? है जी, श्रद्धांजलि तो हम दे चुके हैं। तो जब उसके करतूत करने वाले लोगों का अगर खुलासा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं, वो हो चुका है, वो हो चुका है। उसको आप गड़े मुर्दे मत उखाड़े। अभी भातखंडे के लिए, कुलपति के लिए शुरू किया था, एक विज्ञापन निकाला गया था कुलपति के लिए, उसमें रंगमंच को रोक दिया गया था। हाँ। पद हिस्सा ही हटा दिया गया था। वो एक साजिश के तहत किया गया था या त्रुटि थी? मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन यह है कि आप रंगमंच में चूंकि आप जानते हैं कि राजनीति होती, आपने खुद ही कहा है, तो हो सकता है उस राजनीति के तहत उसको अलग कर दिया गया हो। मतलब साजिश मानते हैं आप? हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी षड्यंत्र होते रहे आपके सामने जिन्होंने व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया, आगे उनकी हत्या कर दी? हत्या का तो मैं नहीं कहूँगा किसी। विधाएं समाप्त हो गई, जैसे नौटंकी अब लखनऊ से ना के बराबर हो चुकी है। सांग सपेरा बिल्कुल समाप्त हो गया है। जो छोटी छोटी घटनाएं थी, जो आनंद के तौर पर ये रोचक माध्यम हुआ करते थे, तबला बजाना या ढोल बजाना या एक तारा लगाना, वो भी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। तो आपने जो योगदान उस पर किया था, वो आपकी आज की न होना, वो आपकी असफलता है या क्या है? देखिए, हम लोगों का योगदान अपनी जगह है और आज का रंगमंच अपनी जगह है। अब ये कहें कि हमारे ज़माने में तो ये हुआ और हमने तो ये किया और अब कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बकवास है। ऐसा नहीं, हर समय में अच्छे से अच्छे काम भी होते हैं, ख़राब से ख़राब भी काम होते हैं, और अच्छे लोग भी होते हैं, ख़राब लोग भी होते हैं। और रंगमंच एक ऐसी विधा है जो कि बहुत सी विधाओं को, बहुत सी कलाओं को मिला के बनती है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि कठपुतली पर बातचीत होती है, तो बहुत पहले भी, करीब 40-50 साल पहले भी मृदलाल नागर जी ने भी उस पर कुछ काम किया था। आदियोग ने कुछ समय किया था, लेकिन वो असफल हो गए। फिर उसके बाद मिराज आलम उस पर काम कर रहा है, वो भी बहुत व्यक्ति के तौर पर ही है, वो एक सांगठनिक चरित्र नहीं ले पाया। ये वजह क्या है? वजह यह है कि अब इन कलाओं को लोगों के बीच में किस तरह से लेके जाया जाए, इसको लेकर के कलाकारों का नज़रिया, सरकार का नज़रिया और समाज का नज़रिया सबका अलग अलग है। आप तो फिर आप पुरोधा हैं, आप पिता हैं उस पूरे रंगमंच के। आप मुझे बताएंगे क्या आपने कोई तरीका खोजा था इसके लिए?
देखिए, हमारा समय तो जिस समय में हमने रंगमंच शुरू किया है, उस समय हम लोग बिल्कुल जवानी में कदम रख रहे थे। जब कदम कदम आदमी जवानी में रखता है तो उसके सपने होते हैं, उसके अपना विचार होते हैं उसके। तो जाहिर है कि उनको उन विचारों को, उन सपनों को वो कैद नहीं रख पाता। आदम जी, उस मुझे 80 से 82 83 का पूरा किस्सा बहुत अच्छा याद है, दिमाग में आज भी चलचित्र की तरीके से है। रतन तियाम भी आया करते थे, यहाँ प्रशिक्षण करते थे मणिपुर से, और मौसम के कुछ कलाकार आते थे, इनको निर्देशक थे, उनको यहाँ के लोगों के रंगमंच कर्मियों को और रंग कर्मियों के साथ बहुत इंटीमेट रिश्ते, और उनके साथ प्रशिक्षण के शुरुआती उन्होंने कही थी, कई कई हफ्तों तक चलता था। आपने उसको थाम दिया है इस समय, मतलब आपने नहीं, पिछले 25-30-40 के दौरान वो प्रशिक्षण की परंपरा समाप्त हो गई है। आपके पास कलाकार हैं नहीं हैं, या प्रशिक्षण देने करने वाले नहीं हैं? देखिए, बात यह है कि उस वक्त जब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो हम लोगों का गोल्डन टाइम था। वो ऐसा टाइम था कि जब हर रंगमंच की हर विधा में, रंगमंच के हर क्षेत्र में नए विचार आ रहे थे। और सच यह है कि उससे जब का आप जिक्र कर रहे हैं, उससे 10-15 साल पहले से ये काम शुरू हो गया था। शुरू इस तरह से हुआ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमसे पहले के जो लोग थे, उन लोगों को रंगमंच करना होता था तो उनको सबसे पहले तो तखत जुटाने होते थे। तखत जुटा करके मंच बांधना होता था रस्सियों से, और इस तरह से बांधना होता था कि वो डगमगा ना जाए, गिर ना जाए, उसके ऊपर आदमी नाचे भी तो वो हिले नहीं। और हंडे की रोशनियों में नाटक होते थे और दूसरे कार्यक्रम होते थे। हुआ ये कि जब रविन्द्रनाथ जयंती पे केंद्र सरकार ने हर स्टेट को पैसा दिया कि आप अपने यहाँ मॉडर्न थिएटर बनाइए, तो हर शहर में ये रविंद्रालय, रविंद्र भवन, रविंद्र नाम से, हर नाम से हर स्टेट की राजधानी में ये ऑडिटोरियम बने। ये ऑडिटोरियम बने तो ये इनके वो बांधने वाले मंच नहीं थे, बंधे बनाए मंच थे, और हंडे वंडे की लाइटें अरेंज नहीं करनी थी, उसमें लगी हुई लाइटें होती थी। अब सवाल ये है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे बुजुर्गों को नहीं आता था। ये 70 साल पहले की बात है? 70 साल पहले की? हाँ, 60-70 साल पहले नहीं आता था। अब जब नहीं आता था तो वो किसी से सीखे बगैर तो कर नहीं सकते, तो फिर प्रशिक्षण का दौर शुरू हुआ। और उस वक्त इससे थोड़ा पहले NSD बना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना। अलकाजी जैसे डायरेक्टर वहाँ आए और उन्होंने नए रंगमंच को किस तरह से करना है, उस स्पेस का कैसे इस्तेमाल करना है जो नई मिली है, उस इक्विपमेंट का कैसे इस्तेमाल करना है जो नया बना है, और मज़ेदार बात है थिएटर की उन फॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करना है जिनका आज तक इस्तेमाल थिएटर में कम होता था, बल्कि जैसे नौटंकी थिएटर में नहीं होती थी। उनको समझा जाता था कि ये तो बेकार की चीज़ है, ये तो गांव वालों की कोई चीज़ है, तो गांव वाले करेंगे इसको। लेकिन फिर जब ये प्रशिक्षण के दौर शुरू होते हैं, जैसा जिसका आपने जिक्र किया है, तब ऐसी स्थिति में फिर ये और जो फॉर्म्स हैं रंगमंच की, वो सामने आती हैं, और मॉडर्न थिएटर वालों का उन फॉर्म्स से एक तरह से इंटरेक्शन होता है, और नए नए लड़के सीखने के लिए आते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ होने लगता है। जैसे भारतेंदु नाट्य अकेडमी बनी यहाँ यूपी में, ऐसे ही पंजाब में यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना, फिर हिंदुस्तान की कई यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट खुल गए, और धीरे धीरे प्रशिक्षण व्यक्ति से व्यक्ति को न जा करके संस्था से व्यक्ति को मिलना शुरू हो गया। अब ये संस्थाओं का है। लेकिन देखिए, जो चंद भानु गुप्त जी ने
जिस तरीके से रविंद्रालय यहाँ पर बनाया, वो एक मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के तौर पर उन्होंने बनाया, लेकिन दूरदर्शी किया उन्होंने, ताकि दूसरी सरकार अगर आवे तो उसके कोई अपना मालिकाना हक न बनाए, बल्कि वो अक्षुण बना रहे। तो उन्होंने आपसे कहा भी था कि साहब, उन लोगों ने, अगली सरकारों ने, तो उन्होंने जहाँ तक मेरी जानकारी और आपने बताया कि वो उन्होंने मना कर दिया था कि आप, ज़मीन हमारी है, बिल्डिंग हमारी, लेकिन आप बिल्डिंग लेना चाहें तो ले जाइए। ये उनका हट था या उनका दूरदर्श नज़रिया था? मेरा ख्याल है कि उस वक्त तो हट था, हाँ लेकिन अब लगने लगा है कि उनका दूरदर्शी इरादा था, जी। क्योंकि अब जिस तरह से दखलंदाजी शुरू हो चुकी है जी कल्चर फील्ड में, खासतौर से रंगमंच में, तो अब लगता है कि नहीं, ठीक ही था उनका निर्णय। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 84 में गुरशरण जी ने यहाँ पर अपनी टोली लेकर के नुक्कड़ नाटक किया था। कुछ महिलाएं उनके साथ थी, बहुत बड़ा ग्रुप था उनके साथ, और आपने उसको आयोजित कराया था पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रांगण में। और बहुत बड़ी बात थी कि उसमें बहुत साहसी बात भी हुआ करती थी कि सरकारी ज़मीन पर, उनकी इमारत पे बहुत बड़ा सरकारी संदेश, विरोधी संदेश देने वाला कोई कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। इस तरीके के कार्यक्रम अब नहीं होते हैं, क्यों? अब देखिए, ऐसा है कि साहस नहीं, लड़ने की क्षमता नहीं है उतनी लोगों में। अच्छा, और सच ये है कि अब तो रंगमंच ज़्यादातर ग्रांट पे चलता है, सरकारी ना, सरकारी ग्रांट। जबकि चंद्रभानु गुप्त जी ने उसको एक संस्थागत ढांचा के तौर पर विकसित किया, ग्रांट के बजाय। हाँ 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 हाँ। लेकिन अब वो इतना हो गया है कि देखिए, आज का बच्चा जो है जी, वो हमने जब रंगमंच किया है, शुरुआत की है हमने रंगमंच की, और आपने जितने नाम बीच में लिए भी हैं, राज बिसारिया का नाम लिया है आपने, और आपने हम लोगों ने भी डॉक्टर अनिल रस्तोगी, स्वदेश बंधु का नाम मैंने लिया है, ये सारे लोग, डीपी सिन्हा का नाम भी आपने लिया है, ये सारे लोग जो रंगमंच से जुड़े हुए थे उस समय, ये सारे के सारे नौकरी पेशा लोग थे, और सारे के सारे अपने पैसे से संपन्न अगर नहीं थे तो कम से कम ऐसे भी नहीं थे कि उनके खाने के लाले पड़े। और उनके डी भी था, और उनके डी भी था। ऐसे कई लोग थे, सारे लोग थे, मैं कह रहा हूँ सारे ही। और फिर उसके बाद फिर एक नौजवान पीढ़ी आनी शुरू हुई है जो कि कमा तो नहीं रही थी लेकिन लड़ रही थी, और नौजवान पीढ़ी नुक्कड़ नाटक पे आई और उन्होंने अपने नुक्कड़ नाटक पब्लिक की फेवर में किए। और हमने भी किया, आपने भी किया, आपने अभी गुरशरण सिंह जी का नाम लिया, उनके साथ भी जो लोग थे वो तो जुझारू लोग थे, उनके बारे में तो, गुरशरण सिंह के बारे में तो बात करना ही फिजूल है। महान आदमी, वो तो गजब का आदमी था। उसने पंजाब जैसे बीहड़ जमीन में उसने नाटक को उगाया, और मजेदार बात यह कि वो बैलगाड़ियां जोड़ करके मंच बना देते थे, और जा के उन्होंने, और मजेदार बात यह भी कि आप हैरान होंगे कि जिन दिनों पंजाब के अंदर आतंकवाद की पराकाष्ठा थी, वहाँ भी काम, उस वक्त तो वो काम कर रहा था वो आदमी, और उसके लोग भी काम कर रहे थे। और सवेरे उन्होंने शाम को निकलना और रात में नाटक करना, सवेरे अपने शहर तक वापस चले आना। यानी आज का, मतलब खासतौर से उत्तर प्रदेश का और लखनऊ का जो नाटक है वो आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि अपने संतुष्टि के लिए, टाइम पास के लिए। अब टाइम पास तो कहना तो बिल्कुल ही उसको रिजेक्ट कर देना होगा, लेकिन यह है कि ये जो नाटक, असल में पहले ये था कि देहाती नाटक थोड़ा सा अलग था, और जिसको हम लोग नौटंकी कहते हैं, और दूसरी फॉर्म्स हैं जो देहात से निकली हुई हैं, तो ये जनता की फॉर्म्स थी, जनता इनमें काम करती थी। अब उससे अच्छा, 1000 गुना अच्छा उनको टेलीविजन में देखने को मिल रहा है। तो वो मज़ेदार बात यह है कि पहले जमींदार लोग उनको स्पॉन्सर करते थे। मेरे बेटे की शादी है तो रंगबाजी तभी बनेगी जब नौटंकी आएगी,
तो बेटे की शादी पे नौटंकी जरूर आएगी, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए। तो लेकिन अब वो नहीं है, अब उनको स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है। चूंकि उनको स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे तो हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि सुनहला माहौल अब भविष्य में बहुत ज्यादा नहीं, कतई नहीं है, नहीं। कतई नहीं। असल में है क्या कि जब तक जनता का नाटक जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं होगा, तब तक कैसे आप कह सकते हैं कि ये। हमने काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेजों पे काम कर लिया था। इस बीच हमें कुछ दोस्त मिले जो बैंक एम्प्लॉइज थे, और उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को बताया कि हम इस विषय पे नाटक करना चाहते हैं। तो हमने उनके साथ काम शुरू किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें कुछ ऐसे साथी मिले, लखनऊ के जाने माने आज वो लोग हैं, उनमें से के चतुर्वेदी और आईबी सिंह साहब वकील जो हैं, इन्होंने हमारा तो वो भी हमारे साथ रहे ये। और मज़ेदार बात ये कि आईबी सिंह जैसा वकील, इतना बड़ा वकील आज जो माना जाता है, उसने नुक्कड़ नाटक किए और सड़कों पे नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करने के लिए DYFA नाम से संस्था के साथ में हमको जोड़ा। और हमको वाकई बहुत याद आती है उन दिनों की कि हम कैसे पब्लिक के साथ जुड़ गए थे नुक्कड़ के माध्यम से। राकेश भी आपके साथ रहे? राकेश भी था। राकेश रहे, आपके भाई साहब रहे, आदियोग रहे। 75 साल के हो गए हैं, 2 साल आज़ादी के फौरन आप पैदा हुए, 2 साल बाद जिंदगी में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा मलाल आपको है? मलाल बस यही रहता है कि बस काम नहीं कर पाते हैं, पूरा थक जाते हैं थोड़ा सा, मतलब शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से नहीं। अभी तो लड़ने के 17 साल लिए तैयार बैठे हैं। जो आदमी इश्क पर बातचीत कर रहा है वो तो 17 साल का। अच्छा, सबसे ज्यादा जिंदगी में किस चीज को लेकर के आप खुश हुए, कि आपसे बड़ी प्राप्ति क्या है? मैं बड़ी प्राप्ति तो यही है कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मेरे साथ रहते हैं, 2 बहुएं हैं वो साथ रहती हैं, और 2 भाई हैं मेरे लखनऊ शहर में मेरे घर के आगे पीछे रहते हैं। और मेरे दोस्त जो है नाटक के, वो मिलते रहते हैं। बस यही है कि आपस में राब्ता सबसे बना हुआ है। और आज आप आए हैं मिलने के लिए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है किसी आदमी के लिए जिसको लोग घर में पूछने आए। तो ये मुझे खुशी की बात है कि आप आज आए हैं, और ऐसे ही कुछ जब कोई और आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये है आतम भाई, आतमजीत सिंह। एक तो बड़े सम्मान के साथ हम पूरे समाज में इनको देखते हैं तो पाते हैं। मैं उनके शिष्य ठीक से नहीं बन पाया, लेकिन उनके परंपरा, शिष्य बनने की परंपरा का अनुगामी हूँ और बनना भी चाहता हूँ, और छात्र की तरीके से रहना चाहता हूँ। ये शायद मुझे निजी प्राप्ति है। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत अली कुमार सभी को इजाजत दीजिए।